हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, जो पहला एक्सपेरिमेंट था क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए। दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा, और आज हम तीसरा एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं कॉम्पटन इफेक्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट क्या था? तो देखिए, एक जैसे कॉम्पटन इफेक्ट नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कॉम्पटन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया कि एक ग्रेफाइट का टुकड़ा लिया, ग्रेफाइट का मटेरियल लिया और उस पर एक्सरेज इंसिडेंट करवाई। क्या इंसिडेंट करवाया? एक्सरे। ठीक है। और इंसिडेंट करवाने के बाद ये जब स्कैटर्ड हुई, जब ये एक्सरे स्कैटर्ड हुई तो उसमें कुछ चेंजमेंट देखने को मिला। अब वो चेंजमेंट क्या था कि अब ये मान लो कि इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू थी, तो इसकी चेंज होकर फ्रीक्वेंसी न्यू डैश, मतलब पहले इसकी फ्रीक्वेंसी जितनी थी उससे कम मिल रही थी स्कैटर्ड होने के बाद। अगर हम वेवलेंथ की टर्म में बात करें तो पहले इसका मान लो वेवलेंथ लैम्डा थी, तो इसकी वेवलेंथ आपको पता है ये एंटी प्रोपोर्शनल होता है, तो ये क्या मिलेगी हमें? ज़्यादा। तो हमें क्या फिनोमेना देखने को मिला है यहाँ पे कि जो इंसिडेंट रे का जो हमारे पास आवृत्ति थी फ्रीक्वेंसी न्यू, और जो बाद में स्कैटर्ड हो गई तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो हमें क्या मिली? कम मिली पहले से। ठीक है। और अगर हम इसमें बात करें वेवलेंथ की टर्म में तो लैम्डा इज लेस देन लैम्डा डैश, तो हमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिली, सॉरी वेवलेंथ हमें ज़्यादा मिली। तो ये इफेक्ट था, ये था कॉम्पटन इफेक्ट। जो इनमें जो अंतर आ रहा था फ्रीक्वेंसीज में, ये क्यों आ रहा है? तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। तो अब हम इसको क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके और हम कैलकुलेट करेंगे कि ये जो अंतर है वो कितना आता है, जिसको हम डेल लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा माइनस लैम्डा डैश, इससे रिप्रेजेंट करेंगे, और इसे हम कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो चलिए हम इसका थोड़ा मैथमेटिक्स जानते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो देखिए, जैसे ये ग्रेफाइट था तो उसमें ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम एक इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और उसकी टक्कर मानते हैं, एक फोटोन उस पर इमिट हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन लिया हम यहाँ पे, हाँ एक इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर हम क्या करवा रहे हैं? एक फोटोन को इंसिडेंट करवा रहे हैं, ये है फोटोन। तो अब देखिए इस फोटोन की एनर्जी कितनी है? एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू एच न्यू। ठीक है। और इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? पी अपॉन सी होता है, तो एच न्यू अपॉन ई अपॉन सी, तो एच न्यू अपॉन सी। ठीक है, डन। अब इसके बाद क्या होगा कि जब ये इससे इंसिडेंट होगा तो यहाँ से ये जो फोटोन है वो एक अलग डायरेक्शन में निकल जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा डॉटेड कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ये एक अलग डायरेक्शन में निकल जाता है, और ये इनकी ओरिजिनल डायरेक्शन है जिसमें ये जाना चाह रहा था फोटोन, बट वहाँ पे नहीं गया। तो देखिए, ये यहाँ से डायरेक्शन से ये मान लो फाई एंगल पे गया है और ये थीटा एंगल पे आया है। ठीक है। अब इनकी एनर्जी और मोमेंटम क्या हो जाएंगे? तो अब हमें पता है कि इसकी पहले एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू थी, तो टकराने के बाद स्कैटर्ड होता है तब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो चेंज हो जाती है तो एनर्जी भी चेंज होगी, तो मैं इनको E1 लिख लेता हूँ, इसको P1 लिख लेता हूँ। ठीक है। तो ये एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी? E1 इक्वल टू एच न्यू डैश, तो एच न्यू डैश। यहाँ पे मोमेंटम कितना हो जाएगा? P1 इक्वल टू वही एच न्यू डैश अपॉन सी। सॉरी, ये 1 1 है तो इनको 2 2 कर देते हैं अपन, ये लो। तो ये किसका हो गया? जो कि जैसे ये इसको बोल देते हैं अपन इंसिडेंट फोटोन। तो ये क्या हो जाएगा? स्कैटर्ड फोटोन, स्कैटर्ड फोटोन। अब स्कैटर्ड फोटोन का काम हो गया। अब यहां से इलेक्ट्रॉन भी एक अलग डायरेक्शन में निकल जाता है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? तो पहले अब ये रुका हुआ है, तब हम इसका मोमेंटम और एनर्जी देखते हैं क्या होता है। तो जब ये रुका हुआ था तब इसका मोमेंटम, ऑब्वियस सी बात है, रुका है तो मोमेंटम 0, और एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी? रेस्ट मास इनटू सी स्क्वायर, mc स्क्वायर।
रेस्ट मास इंटू सी स्क्वायर। अब ये मोशन में आ गया क्योंकि इसके एनर्जी दी है किसने, फोटोन ने। तो हम यहाँ पे इसका मोमेंटम जैसे डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, वही mv, और यहाँ पे एनर्जी कितनी हो जाएगी, डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये मोशन में है तो mc स्क्वायर, ध्यान रहे m नॉट रेस्ट मास है, m मास कब है, जब ये पार्टिकल मोशन कर रहा है। और ये किसका है, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो ओके, अब इसका कुछ नहीं है, इस डायग्राम के जो इक्वेशंस है उनको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट है जो हम निकालना चाह रहे हैं, इसका इंसिडेंट और स्कैटर्ड वेवलेंथ के बीच कितना अंतर आता है वो आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से क्या इक्वेशन बनती है इस डायग्राम से। तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, तो देखिए एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ होता क्या है वैसे, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ की हम ऐसा बोल सकते हैं कि एनर्जी है वो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद बराबर होती है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि एनर्जी जो टोटल एनर्जी होती है टक्कर से पहले और बाद की टोटल इक्वल टू ए कांस्टेंट होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो एनर्जी पहले और बाद में तो कितनी हो जाएगी, अब यहां से देखो डायग्राम से, अब पहले ये फोटोन था और एक इलेक्ट्रॉन था, ये टक्कर होने के बाद का सीन है। ये देखो ये वाला जो सीन है ये टक्कर से पहले का है, ये वाला सीन है टक्कर के बाद का। तो ध्यान से देखिए एक बार आप कि अब ये है टक्कर से पहले टोटल एनर्जी कितनी है, तो टक्कर से पहले एनर्जी है h न्यू, किसकी, फोटोन की। तो ये लिख देते हैं अपन h न्यू, ठीक है। फिर एनर्जी इसकी रेस्ट मास एनर्जी, तो m नॉट सी स्क्वायर। तो ये हो गया टक्कर से पहले का काम। अब आता है टक्कर के बाद का काम, कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, अब देखिए एनर्जी h न्यू डैश प्लस mc स्क्वायर, तो बताओ यहाँ पे h न्यू डैश प्लस mc स्क्वायर, तो mc स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से मैं इसको इधर ले आता हूं तो h न्यू माइनस न्यू डैश, h कॉमन ले लिया, प्लस m नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इक्वेशन इसको मैं दे देता हूं फर्स्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन से एक इक्वेशन निकाल लिया। अब सेकंड, अब देखो सेकंड मोमेंटम का भी रोल है, यहाँ पे एनर्जी का रोल था, एनर्जी कंजर्वेशन निकाल लिया। अब यहाँ पे मोमेंटम का भी रोल है, तो क्यों ना इसमें मोमेंटम भी लगाया जाए। तो अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, हाँ अब एक चीज और ध्यान में रहनी चाहिए कि एनर्जी तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो हमने क्या किया, इसको टक्कर से पहले और टक्कर के बाद दोनों को जोड़ दिया और बात खत्म, हमने एक इक्वेशन दे दी। बट यहाँ मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऐसा नहीं है कि वेक्टर मोमेंटम के लिए हम ऐसा लिख दें कि जैसा कि h न्यू अपॉन सी प्लस इसका मोमेंटम 0 इक्वल टू h न्यू डैश अपॉन सी प्लस mv। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम में, इस मोमेंटम की तो डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, बट इन दोनों मोमेंटम की डायरेक्शन अलग अलग है। तो हम इनको इसके इक्वल में इन दोनों को ऐड करके नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, हमें अलग अलग डायरेक्शन में निकालना होगा। तो पहले हम बात करते हैं इन एक्स डायरेक्शन। तो देखिए, हाँ पहले मैं स्पेसिफाई कर देता हूं, ये एक्स है और ये वाई है। हाँ अब देखिए एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम, तो इस डायरेक्शन में कितना मोमेंटम है पहले वो निकालते हैं। तो यहां टक्कर से पहले की बात करते हैं, सेम वही होगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दोनों इक्वल होने चाहिए, यही कंजर्वेशन लॉ है मोमेंटम का। तो देखिए इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, इंसिडेंट फोटोन,
तो फोटोन का कितना हो जाएगा मोमेंटम, एच न्यू अपॉन सी। तो ये लिखते हैं अपन एच न्यू अपॉन सी। इसके बाद इस डायरेक्शन में इसका तो जीरो है क्योंकि ये तो रुका हुआ है, तो प्लस जीरो इक्वल टू अब इसी डायरेक्शन में मोमेंटम आपको लग रहा होगा नहीं है, बट क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं। अगर वो 2D में है, 3D में तो 3 कंपोनेंट, तो 2 कंपोनेंट कौन से हो जाएंगे, x का ये, y का ये। ठीक है, तो x डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा इस मोमेंटम का, एच न्यू डैश सी, क्योंकि ये एंगल आपको फाई है, तो कितना हो जाएगा एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई। बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके डायरेक्शन की, इसमें एम वी मोमेंटम है। ठीक है, तो इसका एम वी मोमेंटम है प्लस एम वी, और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो कॉस थीटा। अब एक बार देखिए इस इक्वेशन को, इसको मैं इधर ले आता हूं और उसको उधर रखता हूं, तो एम वी कॉस थीटा इक्वल टू, इसको इधर ले आते हैं, एच न्यू अपॉन सी माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई। तो यहाँ बचेगा एम वी सी को मैं इधर ले आ रहा हूँ कॉमन लेकर के, एम वी सी कॉस थीटा इक्वल टू, एच को कॉमन ले लिया तो न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई। इक्वेशन 1 दे दी हमने, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। उसके बाद देखिए आप, हाँ थर्ड एक्स डायरेक्शन में निकाल लिया, तो वाई डायरेक्शन में भी निकाल लेते हैं, इधर कर लेते हैं अपन, तो इन वाई डायरेक्शन। तो बताइए अब आप कि वाई डायरेक्शन में कैसे होगा। तो देखिए अब जैसे हम टक्कर से पहले, कोलिजन से पहले की बात करते हैं, तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है, क्योंकि ये जो फोटोन है ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो कोई मोमेंटम नहीं है, तो जीरो, प्लस इसका तो पहले से ही जीरो था, इक्वल टू, अब यहां पे वाई डायरेक्शन में, तो देखिए इसका था कॉस फाई, तो ये कितना हो जाएगा साइन फाई। सही है, तो कितना हो जाएगा एच न्यू डैश सी साइन फाई। एक मिनट रुकना, फिर नीचे वाला देखना एम वी, तो इस डायरेक्शन में इसका क्या घटक हो जाएगा कंपोनेंट, एम वी साइन फाई। पर एक बात का ध्यान रखना कि ये नीचे की डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव में कितना हो जाएगा एम वी साइन थीटा। तो इसको भी मैं रीअरेंज कर लेता हूं, और क्या आ जाएगा एम वी सी साइन थीटा, सी को मैंने इधर भेज दिया, साइन थीटा इक्वल टू क्या बच जाएगा एच न्यू डैश साइन फाई। बिल्कुल ठीक है, इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं। अब हमारे ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया और थर्ड आ गया। अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। डायग्राम का काम इतना ही था, हम इसको हटा देते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं। अब बस इनको क्या है सॉल्व करना है, हमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगानी है, फिजिक्स का काम हो गया, यहाँ तक इतना ही था। तो चलिए अब मैथमेटिक्स पर आते हैं इसकी। तो ऐसा करते हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 2 and 3 and add them। ठीक है, तो चलो पहले इनका स्क्वायर करके और इनको जोड़ देते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसका स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इक्वल टू में अब पहले इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो एच न्यू माइनस न्यू डैश एच स्क्वायर कोस फाई का होल स्क्वायर, ओके, फिर इसका स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश इसका स्क्वायर साइन
स्क्वायर फाई, ये रहा। अब ये देखिए ये दोनों इसमें से कॉमन आ जाएगा तो साइन स्क्वायर कोस फाई, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो मैं यहां से क्या लिख दूंगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू, अब इधर क्या बचेगा, इसको मैं ओपन कर लेता हूं, तो एच स्क्वायर न्यू का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है ना भाई, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस का ये एच स्क्वायर तो देखो तीनों के साथ ही चलेगा क्योंकि ये बाहर है, तो एच स्क्वायर 2ab, तो ab मतलब न्यू डैश कॉस फाई, प्लस में क्या है एच स्क्वायर न्यू डैश साइन स्क्वायर फाई। ओके, तो अब इससे आगे देखिए ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू, अब ये यहाँ पे अगर मैं ये कॉमन लूंगा तो फिर ये कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, ये कॉमन लेते ही ये 1 हो जाएगा, तो इसको मैं रख लेता हूँ 1, तो एच स्क्वायर न्यू डैश कॉस फाई, ये हमारे पास एक और नई इक्वेशन आ गई, इसको हम लिखते हैं इक्वेशन 4। अब अगेन हम एक काम और करते हैं, इक्वेशन जो फर्स्ट है हमारे पास उसका स्क्वायर करते हैं, तो टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन फर्स्ट का करते हैं, चलो नीचे से मैं मिटा देता हूं, अब इसको कोई काम नहीं है इसका। चलिए तो देखिए एम स्क्वायर सी की पावर 4 इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2ab, तो 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर, इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं, एम स्क्वायर सी की पावर 4 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश, ये हो जाएगा ना ओपन, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचेगा, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर, ये इसके मल्टीपल में, ठीक है, डन। अब ये इक्वेशन हो गया हमारे पास 5, तो अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 में से 4 को घटा देते हैं अपन, तो फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5, तो 5 में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इधर क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस कितना, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, ध्यान रहे ये v है और ये न्यू है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना हमें। ओके, तो चलिए बात करते हैं आगे, इक्वल टू इसमें से ये लिख लेता हूँ पहले, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर, ये तो हो गया ये वाला। फिर माइनस क्या करना है हमें, माइनस एच न्यू स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर माइनस ये प्लस का हो जाएगा एच स्क्वायर न्यू डैश कॉस फाई। ओके, तो चलिए अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए यहां से देखिए वो वाला पार्ट में से मैं कॉमन ले रहा हूं कि एम स्क्वायर सी की पावर 4 में अगर कॉमन लेता हूं तो क्या बचता है, 1 माइनस एम, ये वी स्क्वायर बचेगा और अपॉन में सी स्क्वायर, ये पार्ट बच जाएगा मेरे पास। इसके बाद इक्वल टू
अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जा रहा है, ये इससे कैंसिल हो जा रहा है, तो मेरे पास क्या बच रहा है 2h², इसका भी हो सकता है क्या, ये देखिए 2h² न्यू डेज और एक ये h² न्यू डेज cos फाई। अच्छा देखिए एक बार, सॉरी ये यहाँ पे भी तो 2 आएगा ना, ये भी तो 2ab वाला पार्ट था, जैसे ये यहाँ देखो हमने ये किया था h², जैसे इसका a², ये b², इसको ओपन किया था a² b² प्लस 2ab, तो 2ab सॉरी, तो ये 2 आएगा ना यहाँ, ये हमने मिसिंग कर दिया पार्ट, ये 2 आएगा। तो देखिए 2h² न्यू डेज ये कॉमन आ रहा है, 2h² न्यू डेज ये कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है हमारे पास, ये माइनस भी मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 माइनस cos फाई, ये अंदर बच रहा है, ठीक है। फिर उसके अलावा और क्या बच रहा है हमारे पास, ये वाला और ये वाला पार्ट कंबाइंड हो चुका, एक बच रहा है प्लस का m0 स्क्वायर c⁴ बच रहा है, ओके। फिर उसके बाद में ये वाला पार्ट बच रहा है एक कि प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश m0 c², ये बच रहा है। तो अब अकॉर्डिंग टू, देखना, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हम क्या लिख सकते हैं, मास को, मास m इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस v²/c², ठीक है। तो अब यहां से m² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m0² इक्वल टू m² इंटू में 1 माइनस v²/c²। तो अब ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, m² 1 माइनस v² की जगह हम क्या लिख सकते हैं, m0 का स्क्वायर। तो यहां पे रखते हैं m0² c⁴ इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2h² न्यू डैश 1 माइनस cos फाई प्लस m0² c⁴ प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश m0 c², ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, अब ये 0 हो गया तो इसको मैं इधर की साइड ले लेता हूँ, तो 2h² न्यू डैश 1 माइनस cos फाई इक्वल टू 2h न्यू माइनस न्यू डैश m0 c², ये बच जाएगा। अब यहाँ से कट क्या रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, h से एक h कैंसिल हो रहा है, और कुछ नहीं, तो अपन न्यू वाले पार्ट को एक साइड ले लेते हैं और बाकी की टर्म को एक साइड में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश को मैं लिख लेता हूँ एक साइड में, इसको मैं वहाँ अपॉन में ले गया और इसको इधर ले आऊँगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो 1 अपॉन m0 c² 1 माइनस cos फाई, ये बच जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी की टर्म में आया है। अब इसको थोड़ा और देखते हैं वेवलेंथ की टर्म में। पहले आगे देखिए, अब इसको और क्या लिख सकते हैं अपन, v से v अगर कैंसिल हो जाएगा और v डैश बचेगा, तो 1 अपॉन v डैश माइनस 1 अपॉन v, ठीक है, न्यू बोलेंगे अपन, 1 अपॉन न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन m0 c² 1 माइनस cos फाई, ये हो जाएगा। अब हमें पता है कि मैं इसको c से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ, तो मैं क्या हो जाएगा, c अपॉन न्यू डैश माइनस c अपॉन न्यू इक्वल टू c अपॉन m0 c² लिख देते हैं, चलो, मल्टीप्लाइंग बाई c बोथ साइड 1 cos फाई, ये अपॉन न्यू, ये क्या होता है, लेमडा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल टू
1/m0, सॉरी 1 नहीं है ना, यहाँ h है, ये h है, क्योंकि एक h बचा है ना हमारे पास अभी भी, ये वाला h, ये अभी भी बचा है h, ओके, ये h बचा हुआ है हमारे पास, तो यहाँ h आएगा, तो h/m0 म्यू नॉट c 1 - cos phi, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डेल लेमडा इक्वल टू लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल टू h/m0 c cos phi। ये क्या है, कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसे हम कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और ये जो है, अब देखो बात ये है कि ये अगर क्या वेवलेंथ है तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो वैसे भी क्या होता है यूनिटलेस, तो ये जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, वेवलेंथ को शो करेगी, और इसको क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन वेवलेंथ। तो कॉम्पटन वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं कितनी आती है, तो कॉम्पटन वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ये जो जितने भी कांस्टेंट हैं इनकी वैल्यू हमें पता है, तो पता है तो हम लिखते हैं कि h/m0 c² इक्वल टू h की कितनी होती है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। इसके बाद m0 की वैल्यू कितनी होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन का मास है, तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। फिर मल्टीप्लाई करते हैं c², तो c² 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व किया जाता है तो इसका आंसर आता है 0.0242, ये तो एंगस्ट्रम, क्योंकि वेवलेंथ का है एंगस्ट्रम, तो ये इसका मात्रक होता है एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम, तो देखिए ये इसकी वैल्यू आती है, हाँ एक मिनट, ये है ना 3 हो जाएगा 6.63, तो ये हमारे पास वेवलेंथ निकल के आती है, और इसे हम बोल देते हैं लेमडा नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं इक्वल टू 0.0242 एंगस्ट्रम। ये क्या होती है हमारी तरंग दैर्ध्य, कौन सी, कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, या फिर कॉम्पटन वेवलेंथ। इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो डेल लेमडा कितना आ जाता है मेरे पास, लेमडा नॉट 1 - cos phi। अब इसमें हम कुछ केसेस भी देख सकते हैं, चलिए वो भी हम साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं केसेस के बारे में। देखिए केस फर्स्ट देखिए, फॉरवर्ड स्कैटरिंग के लिए, फॉरवर्ड स्कैटरिंग, तो फॉरवर्ड स्कैटरिंग क्या होती है, अब देखिए जैसे कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है, और ये यहीं पे बना लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है और इस पे फोटोन इमिट हो रहा है और वो सीधा निकल जाए फॉरवर्ड, ठीक है, बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल बना रहा है ये 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब φ = 0 क्या है, तो फॉरवर्ड स्कैटरिंग के लिए φ = 0, तो φ = 0 होगा, तो फिर हमारे पास जो ये कितना आ जाएगा देखना, डेल लेमडा इक्वल टू लेमडा नॉट 1 - cos 0, तो cos 0 का कितना होता है, बिल्कुल cos 0 का होता है 1, तो 1 - 1 0, तो ये 0, मतलब कोई विस्थापन नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल सीधा निकलने से इसकी वेवलेंथ में कोई विस्थापन नहीं होगा, मतलब कोई चेंजमेंट नहीं आएगा इंसिडेंट करने के बाद और स्कैटर्ड होने के बाद। उसके बाद हमारे पास दूसरा केस हम लें, तो दूसरा केस हम ये ले सकते हैं कि अगर φ = 90 डिग्री हो, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे ये फोटोन इमिट हो रहा है और फिर ये 90 डिग्री पर निकल जाए, ये 90 डिग्री हो जाए,
इस केस में कितना विस्थापन होगा? तो देखिए इस केस में विस्थापन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट, तो डेल लेमडा इक्वल टू, यहाँ से देखिए लेमडा नॉट 1 माइनस कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है, बिल्कुल 0, तो डेल लेमडा इक्वल टू लेमडा नॉट, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि डेल लेमडा इक्वल टू 0.0242, जो कि कॉम्पटन तरंगदैर्ध्य या फिर कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर ही आता है, एंगस्ट्रम। ओके, तो ये हमारे पास हो गया केस सेकंड जब 90 डिग्री हो। हाँ, हम और भी बीच बीच में केसेस डिस्कस करते हैं, पर अपन केस का मतलब होता है जो मेनली केस होते हैं उनके बारे में। तो मेनली एक ये था और एक और है केस थर्ड। हम केस, इसको मिटा देते हैं, केस थर्ड, बैकवर्ड स्कैटरिंग। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है बैकवर्ड स्कैटरिंग क्या होती है। तो बैकवर्ड स्कैटरिंग का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये फोटोन आके टकराया, टकराने के बाद ये वापस इसी डायरेक्शन में वापस लौट आए। तो वापस लौट आने का मतलब क्या है कि पहले ये डायरेक्शन थी और ये वापस लौट आया, तो इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 180। तो 180 का मतलब फाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो बताइए अब डेल कितना शिफ्ट हो जाएगा, डेल लेमडा इक्वल टू लेमडा नॉट 1 माइनस कॉस 180, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, क्योंकि 180 प्लस 1 होता है, तो इक्वल टू 2 लेमडा नॉट। तो डेल लेमडा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0. इसका दुगुना 0.0484 एंगस्ट्रम, मतलब कॉम्पटन स्कैटरिंग का दुगना। और ये सबसे हाईली स्कैटर मतलब जो अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, सबसे हाईली डिस्प्लेसमेंट है ये, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि हमने हर एंगल पे चर्चा कर ली, हमने 0 पे कर ली, हमने 90 पे कर ली, और एक लास्ट केस 180 का बचता है, हमने इन सारों पे कर ली। तो यहाँ तो बिल्कुल 0 होता है, फिर यहाँ से थोड़ा बढ़ता हुआ 90 पे आता है, यहाँ पे इक्वल टू कॉम्पटन स्कैटरिंग हो जाता है, और फिर अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो मैक्सिमम 0.0484। तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।